देखिए 2 दिन हो गए हैं हिंसा को। मैं नेपाल की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन तक सुलगता रहा है और इसके बाद पड़ोसी मुल्क नेपाल अब शांति की ओर लौट रहा है। माना यह जा रहा है कि नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की आज देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाएंगी। कल एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा अपने इसी शो में सुशीला कार्की का नाम मैंने आपको बताया था जो अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर उभर कर सामने आया था। हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम ने काठमांडू से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचाई थी कि सुशीला कार्की वो नाम है जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिनको लेकर जेनजी सहमति चाहता है कि मोहर लगे और अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की को दी जाए। तो कल आंदोलन से जुड़े 5000 जेनजी युवाओं ने वर्चुअल मीटिंग की है और बताया जा रहा है कि सुशीला कार्की के नाम पर इसी मीटिंग में सहमति बन गई है। काठमांडू के मेयर बलेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। बलेन शाह ने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए सिरे से चुनाव कराएगी। लेकिन सुशीला कार्की के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि जेनजी में कई गुट अलग अलग बने हुए हैं और सेना प्रमुख उन गुटों से मिल रहे हैं। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन भी जाती हैं तो भी नेपाल की सत्ता में सेना जेनजी का प्रभाव रहने के आसार हैं और सुशीला कार्की सिर्फ एक तरीके से एक कठपुतली प्रधानमंत्री ही साबित होंगी इस अंतरिम सरकार में। तो ये जो कयास लग रहे हैं इसके पीछे की कुछ वजह भी हैं और वो वजह जानना जरूरी हो जाता है। यही इस वक्त नेपाल का सबसे बड़ा अपडेट भी है जो मैं आपको देने जा रही हूं। सेना प्रमुख अशोक राज की आज मीटिंग होनी है। जनरल सिगडेल 12 अन्य समूहों से मिल रहे हैं और ये जो समूह हैं वो असली जनरेशन जी होने का दावा कर रहे हैं। इनमें राजशाही समर्थक और अन्य समूह शामिल हैं। इन समूह की तरफ से कुछ और नाम भी सामने आए हैं। यानी जो नेपाल में क्रांति के नाम पर जेन जी आगे आया वो अब आपसी खींचतान में फंसता दिख रहा है। आप जानते हैं नेपाल कितनी बुरी तरीके से हिंसा की चपेट में आया। हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण नेपाल में कर्फ्यू को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है और वहीं जेनजी की मांग है नेपाल का प्रधानमंत्री युवा होना चाहिए। सुशीला कार्की के नाम पर जेनजी के भीतर से कुछ अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। सुशीला कार्की पीएम बन नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले न्यायाधीश हो चुका है। उसने उसका बहुत कांडहरू है, वो विवाद है सुशीला कार्की, इसलिए सुशीला कार्की सक्षम नहीं है। हम जनता यही चाहता है, सुशीला कार्की नहीं चाहता है। हम नया व्यक्ति, नया जेनरेशन का नया व्यक्ति पीएम देखना चाहता है। ये सबका मेजोरिटी में, सबके सहमति में, सबके ये व्यक्ति विशेष के अभी कोई बात नहीं है। ये बात क्या है तो सब लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुनना है, प्रक्रिया में जाना है। एजेंडा क्या है? एजेंडा अच्छा बनाना है। व्यक्ति अच्छा से कोई नहीं वो नहीं होगा। अंतरिम सरकार का ये है कि देश का रक्षा करना है, संविधान और निर्वाचन करना है। और इस बीच नेपाल में प्रधानमंत्री पद की दावेदार सुशीला कार्की का पहला बयान सामने आ गया है। सुशीला कह रही हैं कि वो राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार है। सुशीला कह रही हैं कि इस कठिन परिस्थिति में सभी नेपालियों को एकजुट होकर देश के बारे में सोचना होगा, अपने अपने स्थान से राष्ट्रहित में काम करना होगा। ये पहला बयान है सुशीला कार्की का आया है। सुशीला कार्की कह रही हैं कि एकजुट होकर देश के बारे में सभी नेपालियों को सोचना होगा। इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रहित पे काम करने के लिए सुशीला कार्की तैयार है। मतलब एक तरीके से वो जो सुशीला कार्की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाले, इस प्रस्ताव को सुशीला कार्की अपनी ओर से स्वीकार कर रही हैं। तो ये पहला बयान जिसमें सुशीला कार्की ने स्वीकार कर लिया है अगर उन्हें अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो इस जिम्मेदारी को। अब सुशीला कार्की का जो नजरिया सामने निकल कर आ रहा है वो तो आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन उनके आगे आने वाली मुश्किलें आखिर क्या क्या होंगी ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
सुशीला कार्की को अभी नेपाल के सेना प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी, जो अभी भी जो अन्य जेनजी के अलग अलग गुट हैं, बहुत सारे गुट हैं जेनजी के, उन्हीं अलग अलग गुटों से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मंजूरी जरूरी प्रधानमंत्री पद के लिए, तो एक दूसरी चुनौती या दूसरा पड़ाव वो भी सामने है। सुशीला के अलावा भी कई और नाम हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है। इसमें नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी एनईए के पूर्व निदेशक कुलमन घिसिंग सबसे आगे चल रहे हैं। तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ये एक थियोरी है, लेकिन इसके अलावा भी नेपाल में सत्ता के लिए अलग अलग थियोरीज, 4 थियोरी हैं जो नेपाल में इस वक्त खूब जोरों शोरों से चर्चा में हैं। वो इस रिपोर्ट से समझिए आप। काठमांडू की इस तस्वीर को नेपाल की सियासत में वामपंथ की समाधि के प्रतीक के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाल झंडे की राजनीति अब नेपाल में अतीत का हिस्सा हो चुकी है। सवाल ये कि अब आगे क्या? नेपाल ने 2 दिनों में जितना खोया उसे पाने में उसे दशकों लग जाएंगे। आज हमारा ये पड़ोस 20 से 25 साल पीछे चला गया है। अब जिन 5 थ्योरी की चर्चा इस वक्त नेपाल की सत्ता और सियासत के संदर्भ में हो रही है, उसके मुताबिक पहली तो यह है कि क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी, क्या फिर से नेपाल में राजतंत्र लौटने वाला है। तीसरी थ्योरी यह भी है कि क्या सेना अपने हाथ में सत्ता ले लेगी। इन तीनों से अलग चौथा सवाल यह भी है कि क्या सत्ता जेनजी के हाथ में जाने वाली है। और 5वां विकल्प ये कि क्या बांग्लादेश की तर्ज पर कोई मॉड्यूल निकलेगा या फिर इन 5 से अलग कोई छठा किरदार नेपाल की सत्ता का प्रतिनिधित्व करेगा। 8 सितंबर को काठमांडू में जब प्रदर्शनकारी जुटे तो खबर यही आई कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं का, खासकर जेनजी का प्रदर्शन है। फिर करप्शन और नेपो किड विरोध का जिक्र हुआ और 8 सितंबर की शाम तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था वो गोलीकांड के बाद हिंसक हो गया। नेपाल के इतिहास में इस कयामत वाली क्रांति के पीछे कई चेहरे हैं। बालेन शाह से लेकर रवि लामिछाने और सुदन गुरंग जैसे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। इन तीनों को जेनजी के अलग अलग गुटों का समर्थन हासिल है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह को सत्ता सौंपने की मांग मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने की थी। हिंसक विरोध के दौरान सड़कों पर नारे लगे थे। अंतरिम सरकार के गठन में गुटबाजी की वजह से अड़चनें आ सकती हैं। अभी सेना के साथ औपचारिक बैठक भी नहीं हुई है। नेपाल का आर्मी हेडक्वार्टर जंगी अड्डा में आज दिन भर वार्ताएं का सिलसिला जारी रहा, लेकिन लास्ट में ये खबर फैल गई कि अब आने वाला दिन में नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे सुशीला कार्की। वो सुशीला कार्की जो नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुकी है। सुशीला कार्की के नाम पे बालेन शाह का और रवि लामिछाने का भी समर्थन आ गया है। हालांकि इसका औपचारिकता अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ये संभव हो गया है कि कल तक में ये घोषणा हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशीला ने खुद भी हामी भर दी है। अब अगर सब तरफ से सहमति बन जाती है तो फिर बांग्लादेश वाला मॉड्यूल अमल में आएगा। पिछले साल बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। यूनुस गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और सुशीला कार्की का भी राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने देश में वो भी जाना पहचाना नाम है। There are two ways. One is the army will take all the power and they will run it, which Nepal army said that they won't do it. The second option is army will be in the backup and they will form the people's government or national government. वैसे जेनजी चॉइस के अलावा जिस एक और नाम की चर्चा अंदर खाने चल रही है वो नाम है दुर्गा परसाई का।
9 मार्च को जब राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू लौटे थे, तब राजा लाओ देश बचाओ का नारा दुर्गा परसाई के समर्थकों ने ही दिया था। राजशाही के समर्थक दुर्गा परसाई की अपील पर मार्च महीने में काठमांडू में भारी बवाल हो चुका है। वैसे एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजतंत्र की वापसी कराकर राजा ज्ञानेंद्र शाह को गद्दी सौंप दी जाए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अभी राजा खुद इसके लिए राजी नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर मैं आपको एक और बताती हूँ। सुशीला कार्की और सुशीला कार्की ने आश्वासन दिया है, जिसमें वो जेएनजी को आश्वस्त कर रही हैं कि जो भी पुराने नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगर सुशीला कार्की अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनती हैं, अगर सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की कमान संभालती है, तो सुशीला कार्की की तरफ से जेएनजी को आश्वासन दिया जा रहा है कि भ्रष्ट नेता उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे अब आपको लेकर चलेंगे नेपाल, काठमांडू, ग्राउंड जीरो। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र केएम इस वक्त मौजूद हैं। बीरेंद्र, आपने ही कल सुबह 10 बजे एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा इस शो में ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी कि सुशीला कार्की का नाम, और ये नाम उभर कर सामने आ सकता है। और आज 24 घंटे बाद जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो सुशीला कार्की के नाम पर ये मान लिया जाए कि करीब करीब सहमति बन चुकी है और सुशीला कार्की के ही हाथ में अब अंतरिम सरकार की कमान जा सकती है। बीरेंद्र जी बिल्कुल रोमाना, मैंने कल ही बताया था कि सुशीला कार्की पे ही, उनके नाम पे ही अंतिम नाम आएगी, उन पे ही असहमति होगी। जैसे ही कल रात में बालेन शाह का फेसबुक स्टेटस आया, वैसे ही ये पुष्टि हो गई कि अब बालेन शाह का भी समर्थन हो गया। अब जाके जो है सुशीला कार्की को ही देश का अंतरिम मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि आज दिन भर फिर से वार्ता की सिलसिला चलेगी, क्योंकि सेना ये नहीं चाहते हैं, सेनापति ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी विवाद में पड़े। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है नया सरकार का गठन कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें जाके थोड़ा संवैधानिक अड़चन आ गई है। संवैधानिक अड़चन ये है कि वर्तमान संविधान में ये व्यवस्था है कि जो संघीय संसद होते हैं, यानी कि सांसद होते हैं, वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसको फिर कैसे किनारा लगाया जाए? तो फिर उसको तोड़ने के लिए संकट काल की एक रास्ता हो जाती है। फिर संकट काल कौन घोषणा करेंगे? राष्ट्रपति को फिर आगे आना होगा। ये सब बात पे अभी जो है संवैधानिक बात सब चलना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे कल ये सहमति बन गई या इस टाइप का एक नाम आ गया कि सुशीला कार्की ही जो है नेपाल के मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे, वैसे वैसे दूसरा बात ये हो गया कि और भी राजनीतिक दल, जैसे कि आज पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का भी एक बयान आया है, लंबा चौड़ा बयान आया है। उन्होंने 10 बुदा सुझाव दिया है और उन्होंने इस सुझाव में भी ये कहा है कि जेएनजी जो चाहते हैं वही होना चाहिए, लेकिन संघीय गणतंत्र को लेकर यदि कोई विकल्प खोजा जाता है तो हम उसको विरोध करेंगे। हालांकि उनका ये कहना आ गया। वैसे ही और भी पार्टी राजनीतिक दल के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। कल तक कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज सुबह से जो है राजनीतिक दलों का भी बयान आना शुरू हो गया है। रोमाना, अगर आप एक बार फिर से जरा विस्तार से और बता पाए बीरेंद्र केएम, आपने बताया जो सिस्टम नेपाल के अंदर है वहां पर सांसद होना जरूरी है। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आपको पद पर पहुंचना है, तो फिर ऐसे में सुशीला कार्की और उनको अगर अंतरिम सरकार की कमान देनी है तो उसके लिए रास्ता कैसे बनाया जाएगा? बीरेंद्र जी बिल्कुल, अभी जो नेपाल में नई संविधान जिसको कहा गया था लोकतांत्रिक आंदोलन यानी कि जन आंदोलन 2 के बाद जब संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा बन जाने के बाद जो नया संविधान बनाया गया था, जिस संविधान ने ये स्वीकार किया गया था कि नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मुल्क रहेंगे, उस संविधान के तहत उस संविधान में ये कानूनी व्यवस्था है कि नेपाल के प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं जो संघीय सांसद हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वही नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये संवैधानिक सिस्टम है। लेकिन सुशीला कार्की एक आम नागरिक है, यानी कि पूर्व न्यायिक तो हैं लेकिन एक अभी आम नागरिक के तौर पे हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो भी सांसद नहीं है। उनको फिर मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए या
प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इसी देश में इससे पहले सीजे खिलराज रेग्मी जो चीफ जस्टिस थे वो इस देश में मंत्री परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। और एक उदाहरण भी ये है, लेकिन ये संविधान सभा ये संविधान जारी होने से पहले की बात है, तो इसलिए जो है ये सारा उदाहरण पे बात हो रही है। लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में संविधान में ये व्यवस्था है कि जो संसद है वही जो है देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब ये बात को निलंबन करने के लिए फिर दूसरा व्यवस्था है संविधान में, जब देश में संकट काल रहेगी तब जो है ये संविधान निलंबन हो जाएगा। तो संकट काल की जो है अब चर्चाएं चल रही है, कहीं संकट काल का ना घोषणा हो जाए, इमरजेंसी काल, ये अभी बात हो रही है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि साहब ये तय कर लिया गया है कि सुशीला कर्की के ही हाथ में कमान देनी है, और ऐसे में अब वो कमान देने के लिए रास्ता क्या तलाशा जाए उसी को लेकर मंथन फिलहाल चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। नेपाल में अब कल सुबह मतलब शुक्रवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ये सेना की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। तो नेपाल में कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। कल सुबह 7 बजे तक नेपाल में कर्फ्यू जारी रहेगा, सेना का नया आदेश। ये वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया में नेपाल विद्रोह के विध्वंस की सबसे बड़ी नजीर बन चुकी है। बगावत की ऐसी आग जिसके शोलों ने अपने देश की संसद को ही जलाकर खाक कर दिया। आग लगने के बाद सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद धधकती रही, सुलगती रही और इन लपटों के साथ खाक होता रहा नेपाल का भविष्य। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे यहाँ नेपाल में संघीय संसद कहा जाता है। उस संघीय संसद के हॉल की हालत है, ये मलबे का ढेर है, आग की कुछ लपटें हैं, उठता हुआ धुआं है और ये बता रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा था उस जनता को अब इन मंत्रियों में, इन सभापति में यकीन नहीं रहा। उन पर आरोप लगाते हुए इस ऐतिहासिक संसद बिल्डिंग की ये हालत की गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के इतिहास का वो एक काला पन्ना है जो केपी ओली की सरकार के बारे में बार बार लोगों को ये याद दिलाता रहेगा कि संघीय संसद की इस बिल्डिंग को इस खंडर से भी बुरी हालत में तब्दील उसी जनता ने किया है जिसने यहाँ बैठने वाले नुमाइंदों को चुनकर अपना वोट डालकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की खातिर भेजा था। वाकई ये नेपाल के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसमें मिले जख्मों को भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बिल्कुल बीच में मौजूद सिंह दरबार की इमारत न सिर्फ देश की सबसे बड़ी सरकारी इमारत कही जाती थी, बल्कि भव्यता से भरे इतिहास को भी अपने साथ समेटे हुए थी। सिंह दरबार का मतलब है शेरों का महल। इसका निर्माण 1908 में चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने करवाया था और उस दौर में यह विश्व के शानदार और बेहद आलीशान महलों में से एक हुआ करता था। राणा शासन के अंत के बाद सिंह दरबार को सरकारी इस्तेमाल में लाया गया। यह इमारत नेपाल की संघीय व्यवस्था की रीढ़ थी। इस पूरे परिसर में 20 सरकारी मंत्रालय समेत कई कार्यालय थे, लेकिन नेपाल की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र कहे जाने वाले सिंह दरबार में अब सिर्फ राख का ढेर बचा है।
इस वक्त मैं उस अनेक्सी में मौजूद हूं जो पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है और जहां से सारे कार्यालय चलते थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे। ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याम मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस नेपाल की संसद में कभी आम आदमी को आने के लिए सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते होंगे, सैकड़ों सिफारिशें लगानी पड़ती होंगी, लेकिन अब इन खंडरों में मुझे नहीं लगता कि कोई यहां अपना पैर भी डालना चाहेगा। नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और समझाने वाला सिस्टम ही नहीं बचा तो भला देश की जनता के हित से जुड़े तमाम फैसले अब कैसे लिए जाएंगे? संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है, अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। सिंह दरबार को ही नहीं फूंक दिया गया बल्कि इमारत में मौजूद तमाम सरकारी और पुलिस की गाड़ियों तक को विद्रोह की आग में भस्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। जिस इमारत को जलाकर खाक किया गया उसकी कीमत 383 करोड़ रुपए थी। जानकार बताते हैं कि नेपाल में तो सरकारी इमारतों को बनाने में वैसे भी काफी लंबा वक्त लगता है। जलते नेपाल में क्रांति कैसे काल बनी उसकी दूसरी तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये नेपाल की सर्वोच्च अदालत है जो सुलग रही है। सिस्टम के खिलाफ गुस्से ने कानून व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ को ही ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि विद्रोह में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी तो उसे लेने से इनकार कर दिया गया था। ताजा हालात ये हैं कि नेपाल केस की हजारों फाइलें आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। मंगलवार से ही जेलें तोड़कर कैदी भाग रहे हैं और अब तक अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की खबर आ रही है। बीरगंज में मैं हूँ और यहाँ पर जिस जेल को तोड़ने की कोशिश की गई उसकी ये गेट है। दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। अंदर जो जेल में कैदी हैं लगभग जिनकी संख्या 1400 से ज़्यादा है, उनको जानकारी मतलब वहाँ तक ये जानकारी पहुँची और उसके बाद वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा जेल में उन्होंने बड़ा सा दीवार में छेद कर दिया है ईंट को तोड़ करके अंदर से, और उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कैदी कर रहे थे। बुधवार को काठमांडू से आई ताजा तस्वीर देखिए जहां आर्मी के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये भीड़ प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि उन कैदियों की है जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आर्मी ने रोक लिया है।
आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर नेपाल के कैलाली जिले में मौजूद कारागार की है, जहां पूरे 697 कैदी बंद थे। लेकिन मंगलवार को भड़के विद्रोह के बीच 692 कैदी इस जेल से फरार हो चुके हैं। हम इस वक्त कैलाली ज़िले में मौजूद है और कैलाली ज़िले का भी ये जो कारागार है और ये जो भारत की जो लखीमपुर खीरी की जो सीमा है उससे बेहद करीब है। और कल यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर बंद थे वो सब जेल के ताले टूटे और वो यहाँ से निकल करके फरार हो गए। 5 कैदी ही सिर्फ कल की तारीख में यहाँ पर रुके। कल्पना करके देखिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपराधी के गुनाहों और निर्दोषों के लिए जुटाए गए सबूतों दोनों का ही कोई हिसाब किताब ना हो, तो फिर वहां के हालात कैसे होंगे। फाइलें जलाई गई हैं, सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया है। जो संसद नेपाल की है या नेपाल का जो राष्ट्रपति निवास है या अन्य बड़े जो संस्थान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन इसकी जो अगर कभी भरपाई अगर होनी है तो वो तभी हो सकती है कि जब नेपाल की जो सरकार है आने वाले समय में जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट बनेंगे उस सरकार को जनता के साथ संवाद स्थापित करना होगा। संसद जलाई, सुप्रीम कोर्ट सुलगाया और फिर राष्ट्रपति भवन को भी भस्म कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को शीतल निवास कहा जाता है, लेकिन बगावत की आग ने शीतल निवास का क्या हाल किया है इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो राष्ट्रपति भवन पर भी निकला है। आप ऊपर जो टॉप माला देख रहे हैं वहां पर छत के लिए जो ऊपर से फसाड लगाया गया था वो सारा तहस नहस होकर नीचे गिर गया है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज हैं। ये बैरिकेटिंग या जो बाहर इसके ग्रिल लगे हुए थे वो सारे अंदर टूटे पड़े हैं और हजारों की संख्या में लोग थे अंदर प्रांगण में घुसे। प्रांगण में घुसने के बाद जो है वो इस राष्ट्रपति भवन को, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता था नेपाल की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। नेपाल में सेना और जेनजी के बीच बातचीत जारी है। सेना के मुख्यालय में दूसरे दौर की बैठक चल रही है, यह भी बड़ी खबर है। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल हो रहा है। मैं आपको जल्दी से एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी वीरेंद्र के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, सुशीला कार्की के नाम को लेकर करीब करीब सहमति बन गई, लेकिन जेनजी के ही कुछ ऐसे गुट हैं जो सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है और उनसे सेना प्रमुख की ये मुलाकात क्या अभी भी, कहते हैं ना कि ट्विस्ट बाकी है पिक्चर में, क्या अभी भी कुछ भी हो सकता है? वो अनिश्चितता की स्थिति है क्या नेपाल की राजनीति में? जी बिल्कुल रोमाना, राजनीति में तो कभी भी ट्विस्ट हो सकती है, इसका तो अंतिम संभावना तो रहता ही है। लेकिन सच बात यह है कि सेना जो है, जो कई सारे ग्रुप के लीडर से बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि नए लोग को बनाना चाहते हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए सुशीला कार्की का नाम अंतिम होना चाहिए, उनको ही बनाना चाहिए। इस कोशिश में सेना लगी है। लेकिन ब्रेकिंग खबर यह है कि आज कुछ देर में राष्ट्र के नाम संबोधन आने वाला है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का। रामचंद्र पौडेल जो कल तक गौन थे, उनका नाम कहीं पे नहीं आ रहा था। कहा यह भी जा रहा था कि सेना ने उनको अपना बैरक में रखा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का जो है देश के नाम संबोधन आएगी और ये भी संभव है कि उसी संबोधन में हो सकता है कि देश में संकट काल की घोषणा की जाएगी। ये ब्रेकिंग खबर है। और अभी इंटरनल मीटिंग जो है जंगी अड्डा, जो सेना का मुख्यालय है जंगी अड्डा, उसके अंतर्गत में जो है चल रही है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनल रूप से बालन शाह का जो समर्थन आ गया कि सुशीला कार्की को ही बनाया जाना चाहिए, तो अब ये मामला खत्म हो गया कि अब दूसरा कोई नाम पे कोई छलफल नहीं हो रही है। अब खाली ये रह गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है जो आपने दी है।